चीजें साफ हो रही हैं और बहुत तेजी से साफ हो रही है, धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से साफ हो रही है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके के घटनाक्रम बदले हैं और जिस तरीके से यूथ ने आवाज को बुलंद किया है, जो नारे गढ़े गए, अब वो यूथ के द्वारा नारे गढ़े गए। ये कोई पॉलिटिकल पार्टीज और उनके सांसद विधायकों के नारे नहीं है, ये यूथ के जो नारे हैं वो बहुत सारी कहानी अपने आप में बयां कर दे रहे हैं। राजेंद्र सर दिल्ली में बैठे हुए हैं। राजेंद्र सर, कुछ चीजें ऐसी रही, प्रधानमंत्री जी कह देते हैं कि छात्रों के प्रति बड़े संवेदनशील हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं, ये सारी चीजें कितना मायने रख रही है आज की तारीख में? ये जो जो व्यूज आ रहे हैं, जो वहां पर छात्र जिस तरीके से बात कर रहे हैं, उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा है इस फास्ट ट्रैक कोर्ट वोट की बात सुन करके। फिर सरकार पीठ क्या थपथपा रही है अपनी? राम प्रकाश जी नमस्कार। ओम सैनी सर नमस्कार। मयूर भाई और मनीष जी नमस्कार। देखिए राम प्रकाश जी, मेरे 28 साल के पत्रकारिता में इतना मोबाइल और कंप्यूटर के सामने कभी नहीं बैठा हूं। और जो बात आपने उठाई, उस बच्ची का जो उदाहरण दिया था, इंटरनेट इतने उदाहरणों से भरा हुआ है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और देश में नहीं, विदेश से लोग गलिया रहे हैं। स्थिति ये आ गई है। अब आ जाते हैं जो बात आपने कही कि फास्ट ट्रैक की, आपको मैंने एक लिंक भेजा है, अगर हो पाए तो उसे दिखाइएगा, जो कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने निकाला है। और उसमें जरा सा ऊपर करेंगे तो आपको फास्ट ट्रैक की स्थिति नजर आ जाएगी कि किन किन मुद्दों पे फास्ट ट्रैक सरकार बना चुकी है और उन्होंने कितने केसेस का निवारण किया है। इसके बाद भी एक फास्ट ट्रैक, मतलब कितना झूठ बोलेंगे लोगों से, भारत के लोगों से, मतलब कितना। अब बच्ची जाग चुकी है, बच्चे जाग चुके हैं, युवा जाग चुका है, उसके बाद भी हिम्मत देखिए कि झूठ पे झूठ परोसा जा रहा है। और मैंने एक आपको हमारे महानुभाव जो गणित समझाते हैं, पीयूष गोयल जी, उनका भी एक ट्वीट भेजा है, वो जरा ट्वीट दिखा दीजिएगा और इससे समझ में आ जाएगा। राम प्रकाश जी, अब मुद्दे पे आ जाता हूं। अंग्रेजी में हम कहते हैं पैंडोरास बॉक्स और हिंदी में कहते हैं भानुमति का पिटारा। अब परेशानी यह है, धर्मेंद्र प्रधान जी का अगर इस्तीफा हो गया, एक भानुमति का पिटारा खुल जाएगा, क्योंकि आपने असम में एक व्यक्ति को बिठा रखा है, आपने महाराष्ट्र में एक व्यक्ति को बिठा रखा है जिनके ऊपर ऐसे करप्शन के केसेस लग चुके हैं। आप किस किस को निकालते रहेंगे? आप किस किस को हटाते रहेंगे? सवाल यहां पे आके रुक गया है दिल्ली में, राम प्रकाश जी। और अगर लोगों को ये बात समझ में आ रही है इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है, इस्तीफा इसलिए नहीं हो रहा है कि आपने एक को बंद किया, एक को निकाला तो सबको निकालना पड़ेगा। किस किस को निकालते रहेंगे आप? क्योंकि तथ्य जो प्रधानमंत्री जी ने ये संसद शुरू होने से पहले बताया था कि तथ्य पे बात करेंगे, तो तथ्य पे बात करना शुरू कर दिया अगर लोगों ने, जो कि कर दिया है, जंतर मंतर पे नजर आ रहा है। तथ्यों पे राम प्रकाश जी कोई हवाबाजी नहीं हो रही है। बात यहां पे आके रुक गई है। अभी तो रुकिएगा और जो चीजों को इनको झेलना है, लेकिन यहां पे मैं बात अपनी विराम करना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये भी सुनना चाहता हूं जो मयूर भाई ने उठाया है कि इतनी विषमताओं के बाद, इतने डिससैटिस्फैक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है मोदी जी के नाम पे चुनाव कैसे जीतती है। तो सवाल अब ज्ञानेश कुमार पे भी आएगा, क्योंकि ये युवा सिर्फ नीट और एग्जाम के बारे में नहीं सवाल पूछेगा, वो ये पूछेगा कि आपको बिठाया किसने और कैसे बिठाया। मैंने तो वोट नहीं दिया था, क्योंकि जिसने वोट दिया था वो तो अभी माफी मांग रहे हैं, और जो वोट नहीं देंगे उसके बाद भी जिताएंगे। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में कि ज्ञानेश जी का क्या हाल होगा। राम प्रकाश।
इस देश में चीफ जस्टिस साहब के पास क्षमा युवाओं के मार पिटाई का केस सुनने का समय नहीं है, वीडियोस देखने का समय नहीं है। मेट्रोज की बात उन तक पहुंची कि 16 मेट्रोज सरकार ने बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि लंच तक अगर इस पर एक्शन नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं कर दी गई, प्रोसेस नहीं हुआ, तो उसके बाद लंच के बाद मैं इसमें इंटरवीन करूंगा। यानी मतलब उनके वो 16 मेट्रोज से प्रभावित थे, लेकिन छात्रों की पिटाई से प्रभावित नहीं हो पाए सीजेआई साहब इस देश में। तो इस देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इस सरकार के ऐसी मंशा को, ऐसी मनोबल को, ऐसी नीयत को, ऐसी नीति को बढ़ावा देने के लिए बहुत हद तक वो जिम्मेदार है। वो उनके पास बैकअप है, जिसकी वजह से वो शायद इस तरीके की करतूतों में भी बहुत मजबूती, बेशर्मी के साथ सीना तान करके आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और यही वजह है कि बार बार वो चर्चा चर्चा चिल्ला रहे हैं, इस्तीफा नहीं लेंगे। इस्तीफा लेते ही वो झुक जाएंगे, वो दिखेगा कि हम भाई झुक गए हैं। बहुत सारे जो है उनके आईटी सेल से जुड़े हुए लोग या तमाम ऐसे लोग जो उनके लिए बातचीत करते रहते हैं, वो इस चीज को कह रहे हैं कि ऐसे तो देश में हर मांग पर अगर इस्तीफा लेने लगे सरकार, तो बहुत लोगों का इस्तीफा लेने लगेगा। अरे भाई, तो ऐसी करतूत क्यों करते हो, ऐसा काम क्यों करते हो, ऐसी हरकत क्यों करते हो कि किसी को इस्तीफा मांगना पड़े? और अगर हरकत करोगे तो इस्तीफा तो मांगेगा ही आदमी। चुन करके तुम्हें किसी लोकसभा के क्षेत्र, तुम्हें लोकसभा क्षेत्र के लोग जो है, वोटर जो है, वो तुम्हें चुन करके भेजते हैं, और तुम जा करके वहां ऐसी हरकतें करोगे तो लोग इस्तीफा नहीं मांगेंगे, क्या मांगेंगे? माला चढ़ाएं। ये चीजें कब समझ में आएंगी? मतलब कुछ अजीब सा सीन है। राजेंद्र सर, जो जहां तक आंदोलन की बात है, इस आंदोलन में फिलहाल अभी किसी तरीके की लगाम लगती नहीं दिख रही, लेकिन एक और चीज, एक बड़ा बदलाव जो दिख रहा है कि अब इस आंदोलन को किसी के बहुत दिशा देने की जरूरत नहीं है। ये आंदोलन अब एक स्वतः स्फूर्त दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इस आंदोलन को, अगर ये स्वतः बढ़ता है, तो सरकार के लिए आसान होगा या मुश्किल खड़ी कर सकता है? सरकार के लिए आसान इस परिप्रेक्ष्य में मैंने पूछा कि आंदोलन को डिरेल करना उनके लिए आसान हो जाएगा, या फिर अब ये स्वतः स्फूर्त है इसलिए डिरेल करना मुश्किल रहेगा? राम प्रकाश जी, जैसे मनीष भाई ने कहा था कि ये इवॉल्व हो रहा है, और ये बहुत सही आंकलन है कि जिन लोगों ने पिछले एक महीने से इस पूरे एजुकेशन को देखा है, वो अच्छे से समझ पाएंगे, आम जनता भी समझ पाएगी। और मैं मयूर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मतलब मेरे दिल की बात रख दी कि हर घर में हम लोगों को लड़ना पड़ रहा है इस बात को, सच्चाई को रखने के लिए। सोसाइटी में तो बाद में आएंगे, हम पहले घर पे समझा दें और किसी को बता दें कि क्या सत्य है। वो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। और राम प्रकाश जी, जहां तक इस एजुटेशन का है, इसमें एक संयम है। और बिल्कुल सही कहा कि इस जनरेशन पे मेरे दो बच्चे हैं, एक अल्फा है, एक जंजी है। मुझे भी नहीं लगा था कि इतना संयम और इतनी डिसिप्लिन के साथ ये लोग कर पाएंगे। और मजे की बात है राम प्रकाश जी, जिस तरीके से वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी अभिव्यक्ति को, चाहे वो गाने के रूप में हो, चाहे कविता के रूप में हो, चाहे म्यूजिक के रूप में हो, चाहे कविता मतलब मीम्स के रूप में हो, बिल्कुल सीधा सरकार को अभी भी नहीं समझ में आता है और अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। और उन्हें लगता है कि नहीं, हम लोग जो है दमन का रास्ता अपना के निकाल लेंगे, वो होने नहीं वाला है। दूसरी बात, अगर ये सरकार ये इस कोशिश में है कि हम अपने आरएसएस और बाकी गुंडों को किसी तरह भेज देंगे इसमें और अपना वहां पे भगदड़ मचा देंगे, ये होने नहीं वाला है राम प्रकाश जी। इस बात को आप साफ समझ लीजिएगा, क्योंकि अब जो है, जैसे ओम सैनी सर ने बताया, वहां पे एसएफआई, एएसएफ, आईसा के जो छात्र हैं वो समझते हैं डिसिप्लिन का मतलब। मैं खुद इन संस्थाओं के साथ रहा हूं और मुझे पता है कि डिसिप्लिन का क्या महत्व होता है। केरल में आप देख लीजिएगा, जब कोई एजुटेशन होता है किस तरीके से, यहां पे भी देख लीजिए मजदूरों का। राम प्रकाश जी, असली खेल अभी 2 या 3 दिन की आप
मेरा आकलन है, मैं गलत हो सकता हूं, किसान ने जब पहुंचना है इधर, थोड़े थोड़े लोग पहुंच रहे हैं, किसान पहुंच रहे हैं, लेकिन जब पूरा किसान पहुंचेगा तब देखिए हालत क्या होगी, क्योंकि ये अब रुकने वाला नहीं है। और बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं रुकने वाली है राम प्रकाश जी, ये बहुत बड़े मांग की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि मैंने पहले प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि एक पूरे सिस्टम में जो गड़बड़ी है, पीयूष गोयल जी का मैंने जिक्र किया था। आप जानते हैं कि वो कितने परेशान हो रहे होंगे इस वक्त कि अगला इस्तीफा मेरा होगा, क्योंकि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सारा खेल खेला है उसमें किसान के साथ जो गद्दारी की गई है, वो सवाल पे उनका इस्तीफा मांगा जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो वहां पे भी पीछे ही रहेंगे। वो हा ही वाला हिसाब था, लेकिन जो नेगोशिएशन किया था आप ही ने किया था, आपके ट्विटर अकाउंट पे तो भरे पड़े हुए हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ, तो सवाल यहां पे उठेगा। तो ये एजिटेशन कितना भी कोशिश कर ले, मैंने भी देखे हैं कई एजिटेशन, और कईयों में भाग लेने का भी मौका मिला, तो ये एजिटेशन इवॉल्व कर रहा है। राम प्रकाश।